Hello everyone. Now let's see next important concept, the mechanisms of evolution. We have already seen various theories that try to explain the origin of species and evolution of new species. हमने origin of life से related species theories भी देखे थे, right from the spatial creation theory, God created us, उसके बाद abiogenesis, biogenesis, ओपैरिन हल्डेन वाला, उसको फिर वहां तक लाइफ बन गई थी, फर्स्ट सेल वाज फॉर्म. वो फर्स्ट सेल के बाद दैट सेल इवॉल्व इनटू न्यू स्पीशीज, उससे कई सारे स्पीशीज बने. ऐसा बताने वाले अलग अलग थ्योरीज अपन ने लेमार्क की थ्योरी देखे, विजमन की थ्योरी, उसके बाद शॉर्ट में अपन ने ह्यूगो डी राइस की थ्योरी देखे, म्यूटेशन थ्योरी, और लास्टली वी हैव सीन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. वो सब थ्योरीज के सबसे मिलाकर अपन ने कंपाइल करके एक बड़ी थ्योरी बनाए थे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, which is actually now accepted universally, and it is the most favored theory that explains the evolution of species, कि कैसे species तैयार होते. The process of formation of species is known as speciation. Process of formation of species is known as speciation, formation of new species. एक species से दूसरे बनना, monkeys से human बनना, मतलब monkeys का speciation होकर humans बने वाले, मंकीज का स्पेसिएशन होकर ह्यूमंस बने वाले, करेक्ट है. तो उसका मतलब क्या, न्यू स्पीशीज तैयार हुआ है फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन. लेकिन ये स्पेसिएशन होने के लिए, ये इवोल्यूशन होने के लिए कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मैकेनिज्म्स इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी. द थ्री मेजर कांसेप्ट्स ऑफ एमएसटी: जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन. वही मैं वापस से लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं है. देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स, जिसमें सबसे पहला था तुम्हारा जीन म्यूटेशंस दैट लीड टू जेनेटिक वेरिएशन. सॉल्टेशन, लार्ज सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी राइस आर कॉल्ड सॉल्टेशन. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, याद आ रहा क्या? देखो वाला ये डेफिनेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, single step large mutations are called saltation according to Hugo de Rice. वैसे ही म्यूटेशन में अपन ने देखे थे सडन इनहेरिटेबल चेंज, रैंडम डिसकंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन. इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन. दूसरा पॉइंट है उसके बाद जीन रिकॉम्बिनेशन. इट अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिन फेज ऑफ मियोसिस. मियोसिस हुआ मतलब वेरिएशंस आएंगे, chromosomes exchange their genetic material and new type of chromosomes are produced in packeting phase that leads to genetic variation and it leads to species formation. ठीक है. तीसरा मैकेनिज्म है, अरे ये सब होने वाला है, इसके लिए मैं इतना फास्ट ले रहा हूँ. अपने को इसमें जो दो नए बीट देखने हैं उनको अपने को डिटेल में डील करना है. ये होने वाला है सब कुछ अपना एमएसटी में, इसीलिए उनको फास्ट बता रहा हूँ. Well, we have seen mutation, we have seen recombination, also we have seen gene flow of genes between population. चाइना अगर चाइनीज पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन से मिक्सअप होके इंडियन पॉपुलेशन में चाइनीज जीन का आना या चाइनीज जीन्स में इंडियन जीन्स का जाना, उससे फिर कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती, एंड दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो. उसके बाद था यह जीन ड्रिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट. ड्रिफ्टिंग मतलब सडन लॉस ऑफ पॉपुलेशन, सडन लॉस ऑफ इंडिविजुअल, सडन लॉस ऑफ जीन्स. जैसे कि व्हाइट टाइगर की डेथ अमंग दी 100 टाइगर्स, एग्जांपल याद है. सो व्हाइट जीन्स, व्हाइट स्किन वाले जीन्स लॉस हो गए, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट लीड्स टू वेरिएशन. अब येलो वालों को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, व्हाइट वाला टाइगर मिलना मुश्किल है, तो फिर इसका मतलब क्या, लॉस हो गया यहाँ पे. दैट ऑल्सो चेंजेस जीन फ्रीक्वेंसी, दैट ऑल्सो लीड्स टू जीन वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ओके, लास्टली था उसके बाद का तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन. नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, दीज आर द 6 mechanisms. नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट्स द growth and development of fittest individuals that are better adapted to the given environmental conditions. Definition practice मार के रखो. Nature selects and promotes the growth and development, reproduction of fittest individuals that are better adapted to given environmental conditions. Here the fitness is reproductive fitness, Darwin की fitness, reproductive fitness, and that individual will be selected by nature. It is called differential reproduction, differential production. The new progenies are selected by nature. इस तरीके से selection होगा. इसका एग्जाम्पल अपन देखे थे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म.
DDT वाला रेजिस्टेंस और मॉस्किटो वगैरह बनते हैं उससे। आइसोलेशन के भी मैकेनिज्म देखे थे अपन ने। आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, उसमें देखे थे जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अलग अलग टाइप्स देखे थे उनके फिर। और उससे क्या होता है, दूर जितने पॉपुलेशन बटे वाले रहेंगे तो उतने डाइवर्जेंट स्पीशीज तैयार होंगे, डाइवर्जेंस होकर नए स्पीशीज बनेंगे, तो दैट इज आइसोलेशन। अब इसमें अपने को जीन ड्रिफ्ट में 2 टाइप्स देखने हैं और इसमें इसके 3 टाइप्स देखने। जीन ड्रिफ्ट जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवॉल-राइट इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवॉल-राइट इफेक्ट। सीवॉल-राइट इफेक्ट, ओके। इसमें क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। कैसे होता है देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होता है, मैं तुमको 2 इफेक्ट्स बता रहा हूं इसमें, सीवॉल-राइट इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। सीवॉल-राइट इफेक्ट में 2 टाइप्स, ये एक टाइप है और दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट, एक है फाउंडर इफेक्ट। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। पहले व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? सडन लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सडन लॉस ऑफ जीन्स, लॉस ऑफ एलील्स। लॉस मतलब डेथ, डेथ ऑफ इंडिविजुअल से लॉस होना, सो दैट इज नोन एज सीवॉल-राइट। और इफेक्ट आल्सो नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। एग्जांपल, तुम्हारा 100 टाइगर्स की पॉपुलेशन में से एक व्हाइट टाइगर का मर जाना, बेस्ट एग्जांपल था। इसमें और 2 प्रकार भी होते। कभी कभी क्या होता, जो लार्ज पॉपुलेशन रहती, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, अपन एक एरिया कवर करें, उसके अंदर ये इंडिविजुअल्स है, ओके, ये एक इंडिविजुअल्स, दिस इज अ पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में से क्या हुआ, कुछ 2-4 लोग, मैं उनको मार्क कर रहा, देखो 2-4 बोलने मतलब 10, ये 1 लाख लोग है फॉर एग्जांपल, 1 लाख पीपल है, उसमें से 5-1 हजार लोग, 2-1 हजार लोग, ये 2-1 हजार लोग अलग निकल गए और एक अलग एरिया में जाके बस गए, एक अलग एरिया में जाकर बस गए। उन्होंने अलग देश अपना लिए, एक अलग माउंटेन क्रॉस करके उस साइड चले गए, कुछ दूसरे सिटी में जाके बस गए, कुछ तो भी ऐसा समझो कि यहाँ बैरन लैंड पे नई जगह पे जाके बस गए। यहाँ पे क्या होगा, अब ये लोग आपस में ही रिप्रोडक्ट, ये इनके कांटेक्ट में आएंगे नहीं कभी, ऐसा इमेजिन करो, इनका कभी इधर जाना आना ही नहीं होगा। इंसान के बदले, ह्यूमन के बदले कोई एनिमल्स इमेजिन करो। एलिफेंट की पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ एलिफेंट्स इधर चले गए, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन थी, उसमें के कुछ एलिफेंट्स एशिया में आ गए थे, तो फिर वो एशियन एलिफेंट्स बन गए। और फिर ये पॉपुलेशन में क्या हुआ, ये जो गिनती के कुछ 2-1 हजार थे, 500-100 लोग थे, जो कुछ भी नंबर अपन ने कम से कम पकड़ने का, दिस स्मॉल पॉपुलेशन, दिस बिकम द फाउंडर, इट बिकम द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। इनका रिप्रोडक्शन हुआ आपस में और इनमें से और इंडिविजुअल्स तैयार हुए और इनकी एक नई पॉपुलेशन कुछ जनरेशंस के रिप्रोडक्शन के बाद जनरेट हुई, एंड देयरफॉर दिस इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। हुआ क्या इसमें, फ्रॉम अ ग्रुप लार्ज पॉपुलेशन अ स्मॉल पीस ऑफ पॉपुलेशन got isolated, it got separated and it acted as a founder member. These members acted as founder members and they established into a new population. इनके कैरेक्टर्स इनके, तो इन दोनों के ज्यादा सेम रहेंगे, इनसे अलग रहेंगे, क्योंकि ये कई जनरेशंस के बाद आपस में ही रिप्रोडक्शन करके बने हैं। इनका रिप्रोडक्शन होकर इधर अलग बनते रहेंगे, लेकिन इनमें और इनमें फर्क है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का साइज बहुत बड़ा है, एशियन एलिफेंट्स का साइज कम है, ऐसा इमेजिन करो। देखो तुमको फर्क ध्यान में आएगा, यहाँ पे की रिसोर्सेज अलग है, यहाँ पे की पॉपुलेशन को मिलने वाले रिसोर्सेज अलग है, तो ये जो फाउंडर्स है इनसे बनने वाली पॉपुलेशन भी अलग रहेगी। तो एक प्रकार से लॉस ही है, देखो लार्ज पॉपुलेशन में से इतनी पॉपुलेशन का लॉस हो रहा, सो दिस इज नथिंग बट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन क्या हो रहा, लॉस हुई वाली पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन इज एक्टिंग एज द फाउंडर फॉर द न्यू पॉपुलेशन। व्हाई इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? because there is loss of some individuals, but these individuals are acting as founders for the new population, hence it is called founder effect and it is a type of genetic drift. समझा? दूसरा टाइप, एक पॉपुलेशन है, मैं अब इस बार उसको बॉटलनेक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक बॉटल, कांच की बॉटल में इमेजिन करके बता रहा हूं। इमेजिन दिस इज अ बॉटल, ग्लास बॉटल, इसमें इंडिविजुअल्स पड़े आ रहे हैं, जल्दी समझती फिर एग्जांपल, बॉटलनेक इफेक्ट, फुल भर के इंडिविजुअल्स रख दो इसके अंदर, ओके।
एकदम बॉटल नेक, दिस इज बॉटल नेक, अरे नेक इसको बोलते हैं ना, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द बेस ऑफ दैट बॉटल। ओके, तो बॉटल को अगर क्या हुआ कि किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, भूकंप आया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ओके, तुमने बॉटल का ऐसा नेक पकड़े वाला है और बॉटल किसी तरीके से आपने शेक कर दी, तो क्या होगा, बॉटल यहां से ब्रेक हो गई। इमेजिन करो ऐसा, इमेजिन करो। ओके, इमेजिन करने के बाद क्या होगा, बॉटल में के जो नीचे के इंडिविजुअल है, टूट गई बॉटल तो नीचे गिर जाएंगे, या फिर इस बॉटल को आड़ा कर दो, बॉटल को हॉरिजॉन्टल कर दो, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल करने से बॉटल के इंडिविजुअल्स इधर से, कुछ इंडिविजुअल्स यहां से गिर जाएंगे, बॉटल ऐसे आड़ा कर देने के बाद, घुमाने के बाद, तो जो नेक में के इंडिविजुअल्स है, नेक में के, पहले वो इंडिविजुअल्स बाहर गिरेंगे, पहले वही पानी बाहर गिरेंगे, पानी भर दे तो पानी बाहर गिरेगा उसमें का, तो वो इंडिविजुअल्स बाहर गिरेंगे और फिर वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे जमा होंगे, 4-5 इंडिविजुअल्स फॉर एग्जांपल, कहाँ पे के इंडिविजुअल्स है ये, बॉटल नेक एरिया के, और बाकी के इंडिविजुअल इमेजिन करो मर गए, भूकंप में बच ही नहीं पाए, और जो नेचुरल डिजास्टर आया उसमें वो लार्ज पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाई। ओके, अभी जो जितने बच्चे बेचारे इतनों कुछ क्या करना पड़ेगा, यही आप फाउंडर बन के काम करेंगे, क्योंकि अब ये वाले पॉपुलेशन बची ही नहीं। इधर क्या हो रहा, ये पॉपुलेशन अभी सर्वाइव कर रही, ये वाली पॉपुलेशन इधर चल रही है, अफ्रीका में चालू है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ, ये पॉपुलेशन की अलग से ग्रोथ चालू है, लेकिन इसमें क्या हो रहा, सिर्फ एक हिस्सा पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा जिंदा बच रहा, बाकी का हिस्सा पूरा लॉस हो जा रहा। फर्क ध्यान में आ रहा है। सो ये एकदम थोड़े से इंडिविजुअल्स फाउंडर बन रहे, तुम इसको भी फाउंडर इफेक्ट बोल सकते, लेकिन एक बॉटल नेक जैसा इफेक्ट है, क्योंकि बॉटल के नेक में जो बच गया था बस उतने ही जिंदा है, बॉटल की बॉडी में के पूरे लॉस हो गया, पूरा जो कुछ भी चीज रखी थी वो नुकसान में चले गई। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट, व्हेन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन many individuals die suddenly, they are lost suddenly due to certain natural disaster, then very few individuals remain and they act as founders, they establish into new population, very few genes are available for evolution and the growth of population will be very slow, evolution will be also very slow process here, this is known as bottleneck effect. In founder effect, from a group of large population, some individuals get isolated, they establish into new population, whereas the large population, remaining population also grows it into their normal growth. Here it is called founder effect, because some members act as founder, here only some members remain alive, others they are lost. So these are the two types of genetic drift, one is founder effect, another is bottleneck. दोनों डायग्राम से याद रखो, ड्रॉ करके रखो, इसको लिख के रखो, मैंने जो स्टेटमेंट्स बोला उसके हिसाब से, सो यू इट विल बी इजी टू रिमेंबर द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन। इट हैज 3 टाइप्स, वी आर गोइंग टू सी द 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस टाइप्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 136। आपको पेज नंबर 136 पर ये फोटो है और इसका डिस्कशन आपको दिया है 137 पर। ओके, तो वो जो हेडिंग है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, वो वाला नहीं देखना है अपने को सिर्फ डायग्राम से काम है। और इसका जो डिस्कशन है पेज नंबर 137, सी दिस वन, ये जो पैसेज बता रहा हूं मैं 137 पर का, तो ये पैसेज में उसका डिस्कशन दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। Natural selection refers to the selection of fittest individuals, and those individuals are favored, the growth and reproduction of only those individuals is favored by nature who are fittest, who are better adapted to a given environmental condition. The term natural selection was given by Darwin. It is also called survival of fittest according to Herbert Spencer. याद आ रहा, डार्विन में अपन ने देखे थे। We have also seen the example of industrial melanism in modern synthetic theory. The concept given by Kettlewell, before industrial revolution white moths were more in number than black, and after industrial revolution black moths were more in number than white. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग कैरेक्टर्स को नेचर अडॉप्ट कर रहा था, किसी को सेलेक्ट कर रहा था, किसी को रिजेक्ट कर रहा था। तो किसको नेचर सेलेक्ट करेगा, किसको रिजेक्ट करेगा, इसके 3 मैकेनिज्म्स हैं। नेचुरल सिलेक्शन में कौन से कैरेक्टर्स को नेचर सेलेक्ट करेगा, वेदर इट विल मेक अ स्टेबिलाइजिंग कंडीशन और एनी वन कैरेक्टर इज सेलेक्टेड, अनदर कैरेक्टर इज नॉट,
और बोथ द कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड, अनदर कैरेक्टर्स आर रिजेक्टेड, क्या होगा वही देखने का है अपने को, नेचुरल सिलेक्शन। पहले देखते हैं अपन, एक एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूँ और वो याद रख के चलो तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी घुसेंगी ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल तुमको एक्सप्लेन करने के लिए दूंगा तो तुमको जल्दी ध्यान में घुसेगा। पहली चीज है स्टेबिलाईजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा है डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये ग्राफ्स तुमको दिया है पेज नंबर 136 पे, अभी अपन ने देखे। मैं वन बाय वन ये ग्राफ्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा बोलना रहेगा कि तुम ये चीज अगर तुमको अच्छे से समझने का है तो स्टेट बोर्ड में से तुम ये वाला चीज एक्सप्लेन करो। स्टेट बोर्ड में देखो तुमको ये वाले पीडीएफ कैसे दिया है, इसकी एक फोटो बता रहा हूँ। तो स्टेट बोर्ड में से ये फोटो में से आपको करने का है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं वन बाय वन आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा और एक एक की फोटो भी अपलोड कर रहा है यहाँ पे, तो आप उसको भी देखते चलो और वहां से ये नोट करके आपको लिख के रखने का, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब सबसे पहले तो एक टाइम और इसका अपने को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का कर्व इमेजिन करने। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ही पॉपुलेशन और टाइम, इधर टाइम बढ़ते हैं इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हैं, ठीक है। एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, 3 कैरेक्टर्स इमेजिन करो। पहले तो एकदम स्मॉल हाइट वाले डॉर्फ बच्चे या कम वेट वाले बच्चे, लो वेट, मॉडरेट वेट और तीसरा हेवी या फिर मोर वेट, ज्यादा हेवी ऐसे बच्चे, ठीक है। अब ये किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा तुमको कि 3 प्रकार के इन्फेंट्स इमेजिन करो। एकदम कम वजन वाले छोटे बेबीज, ठीक है, थोड़े से इंटरमीडिएट वजन वाले बेबीज और एकदम मोटे बच्चे। तो आपने सुना भी होगा कि डिलीवरी होने के बाद में बेबी का वेट कितना था, बहुत कम वेट था, नहीं थोड़ा सा मीडियम वेट था, नहीं बहुत हेवी बच्चा पैदा हुआ था, अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हुआ था, उसके वेट बहुत ज्यादा। तो इन्फेंट्स में क्या होता, 3 प्रकार के वेट वाले बच्चे हो सकते हैं। या तो एकदम कम वेट वाला बच्चा, एकदम न्यूट्रिशन माँ को जिस हिसाब से मिला उस हिसाब से बेबी की भी ग्रोथ होती, लो वेट हो सकता, इंटरमीडिएट या फिर मॉडरेट वेट का बच्चा, और हाई वेट एकदम बहुत ज्यादा हेवी वेट का बच्चा भी पैदा हो सकता। तो अगर इस तरीके से इमेजिन करें एक ग्राफ ऐसा मिलता। जनरली क्या होता, नेचर क्या सोचता, एकदम कम वजन वाला बच्चा भी नहीं होना, ठीक है, एकदम ज्यादा वजन वाला बच्चा भी नहीं होना, क्योंकि फिर उसको उतना खाने को बाद में भी मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। एकदम कम वजन वाला बच्चा हो सकता सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो नेचर क्या सोचते हैं, यार मॉडरेट वेट वाला बच्चा रहना चाहिए, कम मिला तो भी जिंदा रह जाएगा, ज्यादा मिला तो भी जिंदा रह जाएगा, मॉडरेट वेट रहेगा तो उसका एकदम हिसाब से वो चलते रहेगा नेचर में जो मिले। तो जनरली नेचर क्या फेवर करता, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर को फेवर करेगा। अगर ये ग्राफ अगर मैंने कुछ टाइम के बाद ड्रॉ किया आफ्टर सम टाइम, तो ये ग्राफ मुझे किस तरीके से मॉडिफाई वाला मिलता। ये ग्राफ में मुझे ये यहाँ पे पीक है, ओके, ये लो है, ये बच्चे भी कम है, ये बच्चे भी कम है, इनका पीक ये यहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है, इंटरमीडिएट वाले बच्चे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज होकर कैसा मिलेगा, ये ग्राफ में मुझे ये बच्चे और कम हो जाएंगे और ये पीक ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों का नंबर कुछ टाइम के बाद और बढ़ गया। मतलब इवोल्यूशन में ये जो पीक है, पीक की हाइट बढ़ जाएगी और ये बच्चे और नीचे चले जाएंगे। तो ये जो है पूरा, ये थोड़ा सा ऐसा फैले वाला था, तो ये जो फैले वाला था ये नैरो हो जाएगा। और फिर अगर दोनों को ओवरलैप करे तुमने, तो तुमको देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में जो दिख रहा है ये ऐसा था फर्स्ट ग्राफ, दिस वाज द पीक, ओके। दूसरे वाला उसके ऊपर ओवरलैप करो तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, ओके। मतलब क्या हो रहा, नेचर इवोल्यूशन में क्या होता, जो दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है, लो वेट और हेवी वेट, ये दोनों कैरेक्टर्स को नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा। नेचर विल सेलेक्ट एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर। स्किन कलर का लगा के देखो, एकदम गोरे लोग, एकदम काले लोग, और इंडियंस मुलैटो कलर, ठीक है, इंटरमीडिएट स्किन कलर। क्या होता, जनरली क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक्स ये दोनों से ज्यादा क्या पढ़े वाले पूरी दुनिया में, इंटरमीडिएट स्किन कलर वाले पढ़े वाले, क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा गोरे ना तो बहुत काले।
काले लोगों को क्या होता, गर्मी में परेशानी, गोरे लोगों को ठंडी में ज्यादा परेशानी, ठंड में परेशानी। इनको क्या होता, गर्मी ठंड इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इनके स्किन का कलर इंटरमीडिएट। मतलब नेचर ने क्या किया, टाइम के साथ इवोल्यूशन में किसका प्रमोशन करा, किसको सेलेक्ट करा, एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर, मीन कैरेक्टर। ओके, इससे बेचारे ये वाले कम हो गए, ये वाले कम हो गए। तो दिस इज व्हाट स्टेबलाइजिंग, एक स्टेबल कैरेक्टर की तरफ नेचर खुद को प्रमोट कर रहा, नेचर का सिलेक्शन एक स्टेबल कैरेक्टर की तरफ हो रहा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑल्सो नोन एज बैलेंसिंग सिलेक्शन। दोनों कैरेक्टर्स के बीच में बैलेंसिंग, कोई तो भी एक इंटरमीडिएट पीक यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व। ओके, ये ग्राफ देखते समझ में आ जाए तुमको कि ग्राफ नैरो हो रहा और डायरेक्शन कैसी है, इवोल्यूशन की डायरेक्शन देखो तुमको इस तरफ जा रहा है, ये वाला भी इस तरफ जा रहा है। तो फोर्सेस ऐसा एक्ट हो रहे कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर की तरफ तुम्हारा इवोल्यूशन। ओके, सो दिस इज द स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑल्सो नोन एज बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका डिस्कशन रीड करो अगर तुम ये जो पेज है, ओके, इस पे जो डायग्राम दिख रही तुमको स्टेट बोर्ड की, मैंने पीडीएफ की पिक डाला है, तो तुमको ये जो डिस्कशन दिया है एग्जाम्पल के साथ में, दिस इज अबाउट स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें मीन कैरेक्टर की ग्रोथ होगी, मीन कैरेक्टर को नेचर सेलेक्ट कर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज योर डायरेक्शनल टाइप। अब इसको एक एग्जांपल करो। अब बस एक ग्राफ ऐसा ही लो, इनिशियल ग्राफ तो यही लेने का आपने को, और बाद में ग्राफ कुछ टाइम के बाद बदल जाएगा। इनिशियल ग्राफ यही है, टाइम वर्सेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, अब इसमें क्या हो रहा, कोई तो भी एक कैरेक्टर को नेचर सेलेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल याद रखो, तुम्हारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, डीडीटी रेजिस्टेंस, पूरा वो ही रहते, मॉस्किटो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले टाइप थे। उसमें क्या हुआ था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले व्हाइट वाले मॉथ्स ज्यादा थे, ब्लैक वाले मॉथ्स कम थे, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ब्लैक वाले मॉथ्स बढ़ गए, व्हाइट वाले कम थे। मतलब कोई तो भी एक दोनों में से, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, दोनों में से कोई तो भी एक कैरेक्टर की ग्रोथ ज्यादा होगी। मतलब ग्रोथ एक डायरेक्शन में ज्यादा हो रही थी, कोई तो भी एक डायरेक्शन में ज्यादा हो रही थी। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच वाले तैयार हुए थे क्या, नहीं, पूरे व्हाइट ज्यादा हो कब थे, एक टाइम पे व्हाइट बहुत ज्यादा थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ब्लैक वाले ज्यादा थे। मतलब क्या हुआ, इन वन डायरेक्शन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्किंग, एक ही डायरेक्शन में वर्क हो रहा था। कैसा हो रहा था, अगर मैंने इधर व्हाइट मॉथ्स रखा, इधर ब्लैक मॉथ्स रखा, ठीक है, तो कैसा वर्क हुआ, ये ग्राफ कैसा बनेगा, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये जो ग्राफ था, ये पीक पॉइंट अगर इमेजिन करें, ये मिड पॉइंट, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट हुआ था, व्हाइट ज्यादा थे और ब्लैक कम थे। इसको ओवरलैप करके मैं बता देता डायरेक्टली, व्हाइट ज्यादा थे, ब्लैक कम थे। ये कब का ग्राफ है, बिफोर इंडस्ट्रियल, क्योंकि व्हाइट वाले ज्यादा हुए थे ना। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यही ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम, ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम। मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ही डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट होना। व्हेन दिस नॉर्मल ग्राफ इट शिफ्ट्स आइदर टुवर्ड्स एनी वन कैरेक्टर, कोई भी एक प्रकार के इंडिविजुअल्स की ही ग्रोथ जब ज्यादा होंगे, इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें ऐसा बीच में से पीक ऊंचा नहीं जा रहा, कोई भी एक ट्रेट की तरफ शिफ्ट हो रहा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी तरीके से सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस डायरेक्शनल टाइप। होमोजाइगस धीरे धीरे कम होते थे, रिसेसिव उसमें हेटेरोजाइगस आते या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट बनते जाते, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स एलिमिनेट होते जाते टाइम के साथ में, स्मॉल आर स्मॉल टी रिमूव होते जाते। ओके, तो दिस इज व्हाट द सेकंड टाइप। ये भी पूछते तुमको, ये वाला अगर व्हाइट वालों के लिए रिप्रेजेंट करता, ये वाला ब्लैक वालों को रिप्रेजेंट करता, तो इनमें से कौन सा ए, ये बी और ये सी, इनमें से कौन सा ग्राफ बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करता। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ए, व्हाइट्स वेयर मोर देन ब्लैक्स, एंड सी, ब्लैक्स वेयर मोर देन व्हाइट। तुमको ऐसा देंगे नहीं ब्लैक और व्हाइट, ये तुमको समझना पड़ेगा, तुमको ऐसा डायरेक्ट ग्राफ देंगे कंफ्यूज करने के लिए। एलएम के पेपर्स में इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए अपन सॉल्व कर देने का ध्यान देने का। ये डायरेक्शनल टाइप का एग्जांपल है, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, नेचुरल सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज डैश टाइप ऑफ सिलेक्शन।
स्टेबिलाइजिंग, बैलेंसिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। इट इज डायरेक्शनल टाइप, क्योंकि कोई भी एक टाइप के इंडिविजुअल्स बढ़ रहे होते हैं। अगर मैं जिराफ की गर्दन की बात करूं तो क्या हुआ, धीरे धीरे जिराफ की गर्दन पहले एकदम स्मॉल नेक थी और फिर वो एकदम लार्ज नेक हो गई, इलॉन्गेटेड नेक हो गई। तो टाइम के साथ क्या हुआ, दोनों टाइप के गर्दन के बचे क्या जिराफ? नहीं। इंटरमीडिएट टाइप की गर्दन वाले जिराफ बचे क्या? नहीं। फिर कौन से टाइप के बचे? सिर्फ कोई तो भी एक ही प्रकार के, वो भी सिर्फ लार्ज टाइप के बचे। मतलब देखो जिराफ की गर्दन का ग्राफ कौन सा, एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, पूरे इंडिविजुअल कौन से साइज के बढ़ गए? लार्ज साइज के इंडिविजुअल ज्यादा बढ़ गए। इसको जो बोलते हैं एक डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो जिराफ की गर्दन भी कौन से टाइप में आती? डायरेक्शनल में। सो नेक ऑफ जिराफ, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी भी फोटो देख लो, स्टेट बोर्ड में दिया ली, इसका डिस्कशन, एग्जाम्पल्स पढ़ लो, नोट करके रख लो, लिख के रख लो। स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छे से दिया है। आई सजेस्ट कि ये चैप्टर तुम स्टेट बोर्ड में से ही करो, बहुत अच्छे से दिया है। इतना अच्छे से एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन तुमको स्टेट बोर्ड में से ही करे वाला ज्यादा अच्छा पड़ेगा। बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं तो इवोल्यूशन के लिए पहले नंबर पे ये चैप्टर रेफरेंस अगर तुमको देना है तो स्टेट बोर्ड को दो, उसके बाद तुम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करो। ओके, दिस इज फॉर डायरेक्शनल। लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ सिलेक्शन, डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, डिसरप्टिव में भी वापस से ये ग्राफ नॉर्मल रखेंगे, इनिशियल ग्राफ तो ऐसा ही रखने का है। एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 136 पे देखो, यही ग्राफ से शुरुआत है और बस 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ बता वाले। ओके, अब ये इसमें भी क्या है, एग्जांपल देखो। डिसरप्टिव नाम से समझना, डिसरप्शन तोड़फोड़, कम होना किसका तो। ओके, डिसरप्शन होना। अब इसके लिए एग्जांपल क्या दिया है? अफ्रीकन सीड क्रैकर्स, अफ्रीकन सीड क्रैकर्स, बर्ड से अफ्रीकन सीड क्रैकर्स, अफ्रीकन सीड क्रैकर्स पक्षी हो। अब सीड्स, कुछ सीड्स छोटे साइज के रहते, कुछ सीड्स बड़े साइज के थे, इंटरमीडिएट साइज के सीड्स नहीं थे। तो कुछ बर्ड्स ऐसे वहां पे तैयार हुए जो ये छोटे सीड्स को खा सके, छोटे सीड्स को खाने वाले पक्षी तैयार हुए। ओके, और कुछ बर्ड्स ऐसे तैयार हुए जो ये बड़े सीड्स को खा सके। ये क्या निकाल रहा मैं? बीक्स, बीक्स है वो पक्षी की, ये पक्षी है। तो टाइम के साथ में ऐसे बर्ड्स तैयार हुए जो छोटे सीड्स को खा सकते हैं, जो बड़े सीड्स को खा सकते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज के सीड्स अवेलेबल नहीं थे। ओके, मतलब क्या हुआ? स्मॉल बर्ड्स, स्मॉल बीक्ड, स्मॉल बीक्ड, स्मॉल बीक्ड, बीक मतलब उनकी चोंच, तो वो स्मॉल बीक वाले सीड क्रैकर्स और लार्ज बीक्ड, लार्ज बीक्ड, दोनों टाइप के सीड क्रैकर बर्ड्स का इवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ दिखाई देता। तो दोनों तरफ, मतलब इधर भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा रहेंगे, इधर के भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा रहेंगे। इंटरमीडिएट साइज के जो थे, इंटरमीडिएट बीक्ड या मीडियम बीक्ड, मीडियम बीक, मीडियम साइज के बीक वाले बर्ड्स बेचारे, इनका इवोल्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि उनको मीडियम साइज के सीड्स अवेलेबल नहीं थे। छोटे सीड्स को खा नहीं सकते थे, ज्यादा बड़े सीड्स भी उनके गले में फंस जाते थे। तो इससे हुआ क्या, टाइम के साथ इंटरमीडिएट या मीडियम साइज के पक्षी बेचारे, उनके चोंच वाले पक्षी, वो टाइम के साथ धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और वो बेचारे वहां से खत्म हो। और बचे कौन? स्मॉल वाले भी बचे, क्योंकि स्मॉल सीड्स भी अवेलेबल थे और लार्ज साइज के सीड्स भी अवेलेबल थे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? स्मॉल साइज वाले भी बच गए और लार्ज साइज वाले भी बच गए। कम कौन हो गए? इंटरमीडिएट साइज वाले कम हो गए। ओके, तो ये ग्राफ किस तरीके से मिलेगा? वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस हियर। द डिसरप्टिव टाइप ऑफ evolution, natural selection will give you a graph like this. Here the population of small beaked birds and the population of large beaked birds was increased, whereas the population of medium beaked bird decreased due to the disruptive type of natural selection. All this happened because of availability of seeds of small size as well as large size, but the seeds of medium size were not available. Hence these birds died, their population decreased due to natural selection.
मतलब इस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, इधर वर्किंग हो रही, ओके। तो फोर्स इस तरीके से नीचे एक्ट कर रहा है, तुमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी दिया है देखो, और इसकी पॉपुलेशन कम हुई और लार्ज बीक वाले बढ़ गए, स्मॉल बीक वाले। अच्छा, इससे क्या हो रहा है देखो, दो प्रकार के स्पीशीज तैयार हो रहे, दो प्रकार की, ये वाली पॉपुलेशन बढ़ रही, ये वाली पॉपुलेशन भी बढ़ रही। तो टाइम के साथ क्या हुआ, दिस इज लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशंस, दो अलग अलग पॉपुलेशंस तैयार, डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे आइसोलेशन जैसा हो जा रहा है एक प्रकार से, ओके। सो दिस इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हेंस इट इज हेल्पिंग इन इवोल्यूशन, इट इज हेल्पिंग इन इवोल्यूशन। अपना दिमाग चलता सर ये इवोल्यूशन हेल्प कर रहा, सर ये भी कर रहा, सर अरे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इससे दो पॉपुलेशंस एक साथ तैयार हो रही, दो पॉपुलेशंस में से ज्यादा स्पीशीज तैयार हो सकते, हेंस दिस डिसरप्टिव टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज मोर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, फास्टर इवोल्यूशन। इसमें स्लो इवोल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट टाइप का बढ़ रहा है उसमें, ना ये बढ़ेंगे ना ये बढ़ेंगे, तो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओनली वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग हियर, here also one type of population is increasing, but here two types of populations are increasing, there is loss of one type of population, hence it is called disruptive type of natural selection. See the peak of this one, natural selection disruptive की भी फोटो देख लो, तुमको ये वाली फोटो स्टेट बोर्ड से लिया हुआ, and these are the three mechanisms of evolution by natural selection, ठीक है। तीनों के ऊपर अच्छे से गौर करो, तीनों के डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देखो, एरोस जो तुमको बताए वाले 137 पेज पर, इन सारे ग्राफ्स में भी जो तुमको एरोस बताए वाले हैं जो फोटो में दिख रहे हैं, तो दे आर दी फोर्सेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन सी पॉपुलेशन कम होंगी, किधर शिफ्टिंग होंगी, किधर होंगी, वो एरो बताए वाला है। क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम, इसके ऊपर ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आके गया है, 2018 नीट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे वाला है, तो तुम्हारे को भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे इसके ऊपर, तो तीनों अच्छे से एग्जांपल के साथ समझ लो। नेचुरल सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज डायरेक्शनल टाइप, डीडीटी वाला भी मॉस्किटो बनना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिराफ की गर्दन, ये तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दो में से एक गायब होना और दो की ग्रोथ होना डिसरप्टिव, इंटरमीडिएट की ग्रोथ होना स्टेबिलाइजिंग, कोई भी एक वाले की ग्रोथ होना डायरेक्शनल। इस तरीके से एक लाइन में नोट करके रखो, ग्रोथ ऑफ मीन कैरेक्टर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर लिख के रखो, ग्रोथ ऑफ और सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर स्टेबिलाइजिंग, सिलेक्शन ऑफ एनी वन कैरेक्टर डायरेक्शनल, सिलेक्शन ऑफ टू पीक कैरेक्टर, टू एक्सट्रीम कैरेक्टर्स एंड लॉस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर डिक्रीजिंग द इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, क्योंकि पहले वाले में क्या होता, ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट, दूसरे वाले में एक साइड में ग्रोथ, और तीसरे वाले में इंटरमीडिएट कम होता और साइड वाले बढ़ते। ऐसे तीन दिया लेके देखो वाला 137 पे, ये कॉमन वाले से 1 2 3 ऐसा दिया है, सीधी पिक 137, ओके। तो इस तरीके से जो तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन वर्क करेगा, दीज आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, एग्जांपल के साथ तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, एंड आई आल्सो डन द सेम थिंग। स्टेट बोर्ड में से करो, स्टेट बोर्ड में से करो, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बीट है, प्लीज डू दिस फ्रॉम स्टेट बोर्ड। एंड here we are done with the mechanisms of evolution. We will see the next bits, some small bits, Hardy-Weinberg principle and adaptive radiation in our next lecture.